सादर प्रणाम। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में एक तरह की स्थिरता आ गई है। ऐसा लगता है कि अब जिसे वोट देना है वो अपने मन में सुनिश्चित कर चुका है और अब नेताओं की बयानबाजियों से, तरह तरह के खबरों से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश का मतदाता अब सुनिश्चित कर चुका है कि उसे क्या करना है। मतदाता में स्थिरता आ गई है, लेकिन नेताओं में बेचैनी बहुत ज़्यादा है। उसमें भी सरकार के विपक्षी खेमे में तो कुछ ज़्यादा ही बेचैनी है, लेकिन उनके प्रयास, उनके बयान, उनके सारे क्रियाकलाप कुछ ऐसा करते दिख नहीं रहे हैं कि अब कोई बहुत बड़ा उलटफेर चुनाव के माहौल में हो पाए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के तमाम आरोप, विपक्ष पे जो हमले उन्होंने किए, अपनी विपक्षी पार्टी पर जो हमले उन्होंने अब तक किए, वो लगभग सबको रट गए हैं कि सारे काम हमारे हैं। ये समाजवादी एक्सप्रेसवे था, योगी आदित्यनाथ को विद्युत उपकेंद्रों के नाम नहीं याद हैं, ये जितनी बिजली आ रही है वो सपा की बनाई हुई है, इन्होंने कितने विद्युत केंद्र बनाए, बाबा जी के आईपीएस भाग गए हैं, बाबा जी को घर भेज दिया गया है उनके पार्टी द्वारा, बाबा जी बीजेपी के सदस्य ही नहीं हैं, वो टिकट मांग रहे थे अयोध्या से, मथुरा से, उनको मिला नहीं, उनको घर भेज दिया गया। अखिलेश जी के तमाम आरोप शुरू से आप सुनते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं और लगभग हम उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। करीब करीब हर मंचों से यही आरोप वो लगाते हैं। इन आरोपों का जनता पर कोई प्रभाव भी पड़ रहा है या नहीं? हम कोई काम करते हैं तो उसके कुछ तो परिणाम होते होंगे, या हम कोई काम करते हैं तो हम ये ज़रूर सोचते होंगे कि हमारे कार्यों का ये परिणाम निकलेगा। तो अखिलेश यादव जी, अगर आप बता रहे हैं कि बाबा जी का आईपीएस भाग गया है, तो इससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? कौन सा परिणाम पाना चाहते हैं? आप जनता को ये बताना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था इसलिए ख़राब थी क्योंकि उनका मैनेजमेंट सही नहीं था, उनके आईपीएस ही भाग जाते थे? तो ऐसा तो कुछ है नहीं, बल्कि योगी जी की कानून व्यवस्था में सराहनीय सुधार था। अब अगर आप कहते हैं कि उनका आईपीएस भाग गया, तो कहते रहिए। जनता को अच्छी कानून व्यवस्था मिली, जनता को पहले की सरकारों की तुलना में बहुत बेहतर कानून व्यवस्था मिली। अगर परम आदर्श के अनुसार न भी कानून व्यवस्था रही हो, तो भी पहले वाली सरकारों से तो 1000 गुने बेहतर कानून व्यवस्था थी। अब आप अगर ये बताने की कोशिश लोग करते हैं कि उनका आईपीएस भाग गया है, तो लोग क्यों सुनेंगे इन बातों को? उनको क्या लेना देना है, आईपीएस भाग गया कि पीसीएस भाग गया कि डीजीपी ही भाग गए? उनको जो चाहिए था वो मिलता रहा। ऐसे ही सवाल पूछते हैं आप कि कितने विद्युत उपकेंद्र बनाए, या विद्युत उपकेंद्रों का नाम नहीं याद होता है। इन बातों से जनता को क्या लेना देना? किसी मुख्यमंत्री को क्या शब्द याद नहीं होता है, कौन सा शब्द का वो उच्चारण नहीं कर पाता, इससे हमें क्या लेना देना? हमको बिजली व्यवस्था जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी गद्दी पर बैठे, उस दिन से 24 घंटे, 22 घंटे, 18 घंटे मिलनी शुरू हुई, वो अनवरत जारी रही। उनके मुख्यमंत्री चुनाव निर्वाचन आयोग की आचार संहिता लगने के बाद तक मिलती रही है। तो हम यही चाहेंगे कि योगी जी जैसा फिर मुख्यमंत्री आए और ये मिलती रहे। आप विद्युत उपकेंद्रों का नाम याद करके बोलते रहिए। 6 घंटा बिजली आपकी सरकार देती है और आप विद्युत उपकेंद्रों का नाम याद करने में आपको महारत है। इससे हमें क्या लेना देना, आम लोगों को क्या लेना देना? तो यही सब आरोप अखिलेश जी योगी आदित्यनाथ जी पे लगभग हर मंच, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सभा से लगा रहे हैं। तो इन आरोपों से अब कितना वोट इधर भागेगा, कितना वोट उधर भागेगा, ये सब बातें ख़त्म हो चुकी हैं। वोट अपनी जगह स्थिर हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि अखिलेश जी के तर्कस में अब कोई ऐसी तीर नहीं है जिसको वो चलाएं और वोटों में भारी हेरफेर हो जाए। अब वो इन चली तीरों को फिर से चला रहे हैं। ये तीर अब किसी निशाने या किसी लक्ष्य को भेदने वाली नहीं है। अब ऐसा वास्तव में कोई लक्ष्य भी नहीं बचा है जिसको भेद कर कोई दूसरे परिणाम निकाले जा सकें। अब तो परिणाम भी लगभग तय है। परिणाम तय है। अब परिणाम की भव्यता कितनी ज़्यादा होती है, परिणाम
और कितना अचंभित करने वाला होता है, इसका इंतजार करके लोग बैठे हुए हैं। अब ये जो आरोप हैं कि बाबा मुख्यमंत्री जी को विद्युत उपकेंद्र का नाम नहीं याद होता है, उनके आईपीएस भाग गए हैं, तो इन आरोपों का मतलब ये है कि आप बाबा जी को अब किसी कटघरे में खड़ा ही नहीं कर पा रहे हैं। आप 5 साल जो बाबा जी के नेतृत्व में सरकार चली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसमें आप कोई कमी नहीं निकाल पा रहे हैं। कई जगह तो अखिलेश जी ने नोटबंदी, जीएसटी और 15-15 लाख रुपए तक का जिक्र कर दिया। 15-15 लाख रुपए को मुद्दा बनाकर 2014 से आज तक पता नहीं कितने चुनाव लड़े गए और क्या परिणाम हुए सबको पता है, लेकिन वो आरोप भी अखिलेश जी ले आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता स्थिर हो चुका है करीब करीब। अब वो कहीं शिफ्ट होने वाला नहीं है, बहुत भारी मात्रा में तो उलटफेर होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी पूरे चुनाव में भाजपा को झूठी पार्टी बनाते रहे, कहते रहे, और भाजपा ने पूरे चुनाव में अखिलेश यादव को किसी दूसरे मुद्दे पर भागने नहीं दिया। उनको घेर घेर कर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही रोक कर रखा, क्योंकि सबको पता है कि अखिलेश यादव जी के कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव जी की कानून व्यवस्था से खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत त्रस्त था। इसी मुद्दे पर घेर घेर के, चूँकि पहला चरण का चुनाव भी उधर ही है, बीजेपी ने अपने रिकॉर्ड को यहीं अटका दिया है। बीजेपी ने अपने विपक्षियों को इसी मुद्दे पर घेरा हुआ है। इससे बाहर निकलकर वो किसी मुद्दे पर बात नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के पास बताने के लिए और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो जनता को भी दिखती हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के प्रति संदेह पैदा कर देती है ये पार्टी। उन उपलब्धियों को नकारा भी जा सकता है। विकास पे, भारत में विकास पे चुनाव लड़ना बड़ा ही मुश्किल है। उसकी कोई भी कहानी बताई जा सकती है। कोई परियोजना को आप पूरा करके फीता काटते हैं तो कहने वाले या बताने वाले या विपक्ष के लोग बताना शुरू करेंगे कि इसका इतिहास क्या है, फला ने इसको सोचा था, फला ने इसको लिखा था। तो मतलब कि उसका श्रेय किसी एक को मिलने वाला नहीं है। इसलिए विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ के जीत के प्रति आश्वस्त नहीं होते हैं यहाँ के नेता। यहाँ की राजनीति में जो देखने मिलता है वो यही है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़के जीतने में भरोसा नहीं रखा जाता है। हाँ, अब ये ट्रेंड देखने मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद कि विकास के मुद्दे पर भी चुनाव जीता जा सकता है। पूरे चुनाव को भाजपा और योगी आदित्यनाथ कानूनी मुद्दे पर ही रखना चाहते हैं। जिन चरणों के चुनाव चल रहे हैं उन चरणों में तो यही दिख रहा है कि वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बार बार अपनी पिछली सरकारों पर प्रहार कर रहे हैं। इस बार भी उनके प्रत्याशियों कैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। जो कैराना के, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। इन सब बातों पर वो चुनाव को केंद्रित रखना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये रणनीति पश्चिम में भाजपा को बहुत फायदा पहुंचाएगी, ऐसा स्पष्ट लग रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। अब आजकल जो योगी आदित्यनाथ की विपक्षी पार्टी है और उन पार्टियों में आस्था रखने वाले जो बुद्धिजीवी, विद्वान, पत्रकार, राजनीतिक पंडित लोग हैं, उन लोगों को एक मसाला मिला हुआ है कि क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो सकती है? क्या एक मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल सकता है कि गर्मी उतार दूंगा, शिमला बना दूंगा? उफ, कितनी अशोभनीय भाषा बोल दी मुख्यमंत्री ने। कितनी असंसदीय भाषा, कितनी अमर्यादित भाषा, कितनी अश्लील भाषा मुख्यमंत्री ने बोल दी। इस चिंता में बेचारे घुले जा रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को कैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, इसके लिए उन्होंने पूरा शास्त्र खोला हुआ है। इस समय उनको योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को योगी आदित्यनाथ जी ने कब दिया, और योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो बयान दिया उसमें स्पष्ट कहा कि मुजफ्फरनगर और कैराना में अभी कुछ गर्मी देखने मिल रही है, तो 10 मार्च के बाद उस गर्मी को भी शांत कर दी जाएगी। तो ये स्पष्ट था कि जो वीडियो वायरल हो रहे थे और जिसमें कुछ अराजक तत्व तो धमकियां दे रहे थे जाटों को कि वो
20,000 हैं तो हम 90,000 हैं। कुछ सपा के विधायक हिंदू गर्दी शब्द का इस्तेमाल करते हुए भी अभी सुनाई दिए, वो इस बयान के बाद है लेकिन आपको सुनाई दिए। तो यानी कि जो पश्चिम में डराने का प्रयास कर रहे थे, भय पैदा करने का प्रयास कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ जी को उन लोगों को जिनको भयभीत करने के लिए बयान दिया जा रहा था, उनको आश्वस्त करने के लिए ऐसा बयान देना ही था, अपने वोटरों को आश्वासन देने के लिए। या अगर जिस वोटर न भी हों तो जिनमें भय व्याप्त किया जा रहा है, उनको ये आश्वासन देने के लिए कि हम हैं और इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी वापसी के बाद इन पे एक प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, सख्त भाषा में कोई संदेश की ज़रूरत थी ही थी, तो वो योगी आदित्यनाथ जी ने इन शब्दों में दिया। योगी जी को शब्दों की मर्यादा पर ज्ञान देने वाले लोगों को वो शब्द तो सुनाई दिया नहीं होगा जो जाटों को धमकियाँ दी जा रही थी, या जो सपा के विधायक द्वारा हिंदू गर्दी कही जा रही थी, वो सुनाई तो दिया नहीं होगा। उनको तो सुनाई सिर्फ योगी जी का एक शब्द दिया, वो भी कहीं से अमर्यादित, अभद्र, अश्लील नहीं था। वो शब्द उनको सुनाई दे दिया और उसके बाद वो मर्यादा रेखाएं खींचना शुरू कर दिए कि क्या शब्द बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपसे यही पूछना है, यूपी की जनता अगर आपसे पूछ पाती तो यही पूछती, आम आदमी आपसे पूछ पाता तो यही पूछता कि जो पेशेवर माफिया हैं, जिनसे गलती में कोई अपराध हो गया है या किसी उत्तेजना में या किसी परिस्थितिवश अपराध हो गया है, वैसे लोग नहीं, वैसे लोग जिनका के खून में अपराध समाहित है, जो अपराध ही बन के ही जन्मे हैं, जिनमें अब सुधार की कोई संभावना नहीं है, जिनको सारे नैतिक शब्द जिनके ऊपर विफल हो चुके हैं, जिनको पता है कि अब मेरा अस्तित्व, अब मेरा सर्वाइवल इन्हीं कामों से हो सकता है, उन अपराधियों को किन शब्दों में उन अपराधियों को भयभीत किया जा सकता है? क्या कहा जा सकता है कि श्रीमान जी कृपया आपसे निवेदन है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें, इससे जनता में भय फैलेगा, तो हमें अगर जनता में भय फैलेगा तो हमें विवश होकर कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह उनसे निवेदन नहीं किया जा सकता है। वो किसी के सुनने वाले नहीं हैं। वो जब पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं तो वो उस समय पश्चाताप नहीं करते हैं कि मैंने ये कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से आज मुझे कानून के शिकंजे में आना पड़ा, अब मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, अब मैं ऐसे रास्ते पे नहीं चलूंगा। वो ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि कैसे फंस गया, इससे निकलने का रास्ता खोजो, वकीलों की फौज इकट्ठी करो, पैसे का मुंह खोल दो, तिजोरी का मुंह खोल दो और इससे निकलो। निकल के वापस आते हैं, उन्हीं का क्रियाकलापों में लग जाता है। यानी अब आप उनको अपराध क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये ज्ञान अब आप उनको इस जन्म में नहीं दे सकते हैं। वो अब अपराधी हैं तो हैं, उनमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे लोग जब समाज में दहशत फैलाते हैं, लोगों के जीवन में भय पैदा करते हैं, दूसरों के अधिकार हड़पते हैं, तो इन लोगों को किन भाषा में जवाब देना चाहिए? ये तो वही बात हुई कि पाकिस्तान हमेशा भारत पे हमला करता रहे और भारत हमेशा उससे बात करता रहे। तभी तो मोदी जी ने जब उनको सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में जवाब दिया तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। जैसे को तैसा राजनीति में, और राजनीति में कोई चीज़ आप अकेले से नहीं जुड़ा हुआ है कि उससे आप अकेले प्रभावित होते हैं या उससे आपको अकेले क्षति या लाभ या हानि होती है। ये देश और समाज और राज्य इससे प्रभावित होते हैं। एक गुंडे को के साथ नरमी का मतलब है कि आप एक बहुत बड़े जन समुदाय को समस्याओं में ढकेल रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने किसी तरह से अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। योगी आदित्यनाथ जी ने तौल कर, नाप कर, जितने वजनदार शब्द की ज़रूरत थी इनको समझाने के लिए, अभी उससे कम ही इस्तेमाल किया है। अभी इससे भी आगे उनको इस्तेमाल करना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ जी ने न अखिलेश यादव को, न जयंत चौधरी को और न किसी राजनीतिक दल को, न किसी शरीफ व्यक्ति को, किसी को भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट करके कि कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों की गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। उनका सीधा इशारा उन आपराधिक तत्वों की ओर था जो मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी, कैराना पलायन के आरोपी, और फिर से वो अपने उस विषैली जबान को खोल रहे हैं। तो ये बात आपको एक मुख्यमंत्री का अशोभनीय शब्द के रूप में आपने देखा,
लेकिन जनता ने इसमें आश्वासन देखा कि आगे भी कानून व्यवस्था वैसी ही चलेगी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार आगे भी चलती रहेगी, अपराधियों के साथ कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी, अपराधियों के साथ किसी तरह का रहम नहीं किया जाएगा। जैसे इस 5 साल अभियान चला वैसे ही अभियान चलता रहेगा, गाड़ी पलटती रहेगी। अपने आप को कितना भी ताकतवर समझने वाले लोग जिनके ओर पुलिस कभी नहीं जाती थी, उनको पकड़ के कानून की चक्की में पीसा जाएगा। ये संदेश योगी आदित्यनाथ जी का उन शब्दों के माध्यम से था। योगी आदित्यनाथ जी को शब्द की मर्यादा का ज्ञान देने वाले विद्वान गण उन अपराधियों को मर्यादा का ज्ञान कब देंगे जिनका अपराध धंधा बन चुका है, जिनका सामान्य आचरण ही अपराध बन चुका है, जिनको अब सुधारने के लिए कोई प्रयास सफल नहीं होने वाले हैं। पुलिस की कार्रवाई को जो अपने ऊपर की गई बदले की कार्रवाई मानते हैं, जो ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये हमारे आपराधिक कर्मों का परिणाम है कि हम कानून के शिकंजे में आ गए, जो हमेशा यही सोचते हैं कि पुलिस की कार्रवाई का तात्पर्य है हमारे ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। ऐसे अपराधियों के लिए मर्यादा का ज्ञान ये विद्वान जन कब देंगे? उनको मर्यादा पर नैतिक शास्त्र कब पढ़ाएंगे? योगी जी ने कहीं इसे कुछ अमर्यादित नहीं कहा है। योगी जी ने जैसे को तैसा जवाब दिया है और राजनीतिक रूप से योगी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इससे योगी जी को इस चुनाव में लाभ ही मिलने जा रहा है, कोई इससे नुकसान होने वाला नहीं है। 4-10 पंडित बैठकर इसको कितना भी मर्यादा का उल्लंघन और नैतिकता का उल्लंघन बताते रहें, जनता को ठीक से पता है कि योगी जी ने क्या कहा है, किसके लिए कहा है। योगी जी को भी ठीक से पता है कि उन्होंने क्या कहा है, किसको कहा है और क्या कहा है, किसको कहा है और सुनने वाले पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये योगी जी को ठीक से पता है। और जिनको नहीं पता है वो चुनाव और जिनको नहीं पता है और जो सिर्फ चुनाव परिणाम को ही हर चीज़ पे मुहर लगना समझते हैं, तो वो इंतज़ार करें 10 मार्च का। अब पता चल जाएगा कि योगी जी ने अभद्रता और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था, और उनकी नज़र में अगर किया था तो जनता की नज़र में था या नहीं था। सादर प्रणाम।